हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। आज है डे 36। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है इनके थ्योरेटिकल आंसर्स हैं, ठीक है। कुछ तो समझा दूंगा मैं आपको, बाकी थ्योरेटिकल आंसर है। तो मुझे एक जगह से इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ मिला था जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ और कर दूंगा। अगर नहीं करा है तो आप मुझे कह देना। ये रहा सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो हम यहीं से करेंगे। मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर लिखना पड़ता है, यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। मेरा काम आसान हो गया, मुझे अपना काम भी आसान करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, रीज़न देना है। तो पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो, एक पॉइंट बनाया मैंने, तो इससे तो मैं इन्फाइनाइटली मैनी लाइन्स बना सकता हूँ ना। ये देखो, एक लाइन ये हो गई। अभी कह रहा केवल एक ही लाइन बन सकती है। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये देखो, 4 लाइन और ये 5 लाइन तो मैंने यहीं बना दी। ऐसे करके तो काफ़ी सारी लाइनें बना सकता हूँ मैं इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। इन्फाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड देखते हैं इसका। देर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अबे कह रहा है आपके पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, क्या इनसे इन्फाइनाइट मैनी लाइन पास हो सकती है? नहीं, केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। ये आपका एक्सियम 5.1 था, अगर आपने पढ़ा हो तो। मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स। थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड है इसमें, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। हाँ भाई, सही बात है। तो ये आपका पॉस्टुलेट था, अगर आपको याद हो तो। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब जिसके 2 एंड पॉइंट हो, एक जगह खत्म हो चुकी है, दो मतलब दोनों तरफ से खत्म हो चुकी है। अब तो ये कह रहा है कि आप उसे आगे बढ़ा सकते हो। हाँ भाई, बढ़ा सकते हैं, हमारी इच्छा। ये देखो, हेलो, मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। अ टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड टू गिव अ लाइन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आंसर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ कह रहा, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है आपके पास 2 सर्कल है, इक्वल है। मान लो ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल इक्वल है आपस में, ठीक है। तो ये क्या इनके, वैसे है तो नहीं, बनी नहीं मेरे पे, ठीक है, लेकिन आप समझ लो दोनों इक्वल है। तो इनके रेडिया इक्वल होंगे, मतलब रेडियस आपस में इक्वल होंगे। हाँ बिल्कुल। आपको बताइए, ये भी आपकी क्या थी, एक एक्सियम से बन के आ रही है, ठीक है, अगर आपको बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। 2 सर्कल्स आर इक्वल एरिया, ठीक है, आर ऑफ इक्वल एरिया, दैट इज इक्वल सर्कल विल हैव द सेम रेडियस फ्रॉम द रिलेशन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो। फिफ्थ देखते हैं। अब ये कह रहा है, इस फिगर को देखो। इस फिगर में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ मैं ना आपको, इसी फिगर में। अब ये क्या कह रहा है, देखो, बड़ा मूर्ख सवाल है वैसे ना, लेकिन है तो सवाल ही, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो कह रहा है क्या ये इसके इक्वल होगा? हाँ भाई, बिल्कुल होगा भाई। अभी कह रहा है ए बी पी क्यू के इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये वाला भी तो इसके बराबर होगा ना, लॉजिक, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ट्रू। ये आपका पूरा एक्सियम था, ठीक है। टू फ्रॉम द एक्सियम दैट 2 थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू थर्ड थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, ठीक है। कर देंगे भाई। सबसे पहला आपका पैरेलल लाइंस। पहला क्या आपका? पैरेलल लाइंस, ठीक है भाई। देखो, पैरेलल लाइंस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता ही होगा वैसे पैरेलल लाइंस क्या होती है। मतलब ये लाइन आपके आपस में पैरेलल है। मतलब अगर लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है, जैसे यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, और ये मेंटेन रहे, ठीक है, तो आपकी क्या बन जाती है?
पैरेलल लाइन, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अभी कह रहा है पैरेलल लाइन, टू स्ट्रेट लाइन्स विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आप कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक है। ये भी डेफिनेशन सही है। अब इसमें इसने एक और बात पूछी थी ऊपर, अगर आपको याद हो, इसने क्वेश्चन में कहा था कि कोई और टर्म भी है जिन्हें हमें पहले डिफाइन करना था, ठीक है, पैरेलल लाइन से पहले। तो इसमें है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन विल हैव टू बी डिफाइंड फर्स्ट, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन एज डिफाइंड इन यूक्लिड्स टेक्स्ट आर, ठीक है। यूक्लिड का टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। पॉइंट की क्या डेफिनेशन दी थी उसने, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, और लाइन की क्या बताई थी, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की बताई थी उसने, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना मैं बता चुका हूँ, बस आपको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। लिखना काम आपका होता है। अब परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, क्या होती है परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस जो एक दूसरे के साथ आपका 90 डिग्री का कोण बना दे, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी है। इफ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री, द टू लाइंस बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Parallel line has been defined before rotation through 90 degree needs further defining rotation may assume as an intuition therefore cannot be used, ठीक है। तो इसने कहा कि देखो, इसने कुछ अलग तरीके से लिख दिया, आपको इतना अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। इसने कहा कि आपके पास अगर दो पैरेलल लाइंस है तो एक लाइन को जैसे इसे पकड़ो और 90 डिग्री को घुमा दो, मतलब 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। 90 डिग्री पे क्या कर दो, रोटेट, तो कर देंगे। अगर 90 डिग्री पे रोटेट करोगे ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे भी अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि दो लाइन जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप परपेंडिकुलर लाइन समझ गए होंगे। अगर आप सफारी पर देखना चाहें तो एक बार चलते हैं सफारी पर, ठीक है। ये देख सकते हो परपेंडिकुलर लाइन क्या लिखा है इधर, परपेंडिकुलर लाइन्स आर लाइन दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। ये कोई कहने की बात थी क्या, ठीक है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर एक लाइन है जिसका दो एंड पॉइंट हो आपके पास तो उसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। ये एग्जांपल लिख दिया मैंने, ए बी जैसे आपका लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो मेन था उसमें कहा था कि अगर कोई और टर्म डिफाइन करनी है तो वो भी कर दो, तो इसमें दो टर्म और निकल के आ रही है, लाइन और पॉइंट, ठीक है। तो लाइन और पॉइंट पहले डिफाइन कर दिया ऊपर यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसे मैं उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम पर, अच्छी तरह पढ़ लेना, लेकिन बोल देना एक बार ना, आप ध्यान नहीं रहता डालना कभी कभी, ठीक है। अब जो फोर्थ है वो आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है कि सेंटर से आपका जो सर्कमफेरेंस है उस तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये भी सही है, ठीक है। सेंटर में बी डिफाइंड अज्यूमिंग इनसाइड एज अ पॉइंट सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्या कहा इसने, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिखी है। वैसे अगर आप लिखना चाहो तो अच्छी बात है, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी लैंग्वेज परफेक्ट होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं इतनी लिखनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, देखो आप समझ लो, मैं समझाने का काम कर सकता हूँ केवल, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया, तो रेडियस होती है जो सेंटर होता है उससे सर्कमफेरेंस तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। ये आपकी क्या होगी, सर्कमफेरेंस, ये चारों ओर देख रहे हो, ठीक है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं, डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। अब इन्होंने कहा सेंटर को कैसे डिफाइन करोगे, तो इन्होंने सेंटर को डिफाइन किया, सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे सर्कल के सर्कमफेरेंस के सभी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। लिखा है एज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। वही बात लिखी है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर में लिखा है इन्होंने, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स
is a square. A quadrilateral is a figure with four side. Figure side angle may be assumed known. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है इसे. मतलब क्वाड्रिलेटरल आपको पता ही होगा, हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं उसे. ठीक है, मतलब चार भुजाएं हैं जिसकी चार आर्म्स हो, जिसकी चार साइड हो. ठीक है, तो स्क्वायर की बात हुई है. ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इसे मिटाता हूँ जरा. ठीक है, बन जा, चलो बन गया स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर होता है. ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, आपकी सभी साइड इक्वल होती है सबसे पहली बात. और जो ये एंगल्स होते हैं सारे 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल होता है. क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी फोर साइड हो. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. ये पीडीएफ पढ़ लेना एक बार, बढ़िया लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा बढ़िया लिखा हुआ है पीडीएफ. अब नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड है आपका कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. अब ये दो पोस्टुलेट दिए हुए ना, कंसिडर करना है आपको. ठीक है, पहला कह रहा है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. अब ये कह रहा है कि आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए बी. ठीक है, और आपके उनमें एक थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट करता है सी, जो कि बीच में है उसके. ठीक है, उन दो के बीच में ये सी. ठीक है, चलो समझ गया हम क्या कहना चाह रहा है पोस्टुलेट. सेकंड पोस्टुलेट कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट ये था आपका. ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐसे 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो सेम लाइन पर ना हो. ठीक है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि कोई अनडिफाइंड टर्म है. बिल्कुल है, देखो पॉइंट आपका अनडिफाइंड टर्म है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड ने तो डिफाइन किया ना, पॉइंट को किया उसने लाइन सेगमेंट लाइन इनको डिफाइन किया, उसने एक प्लेन को भी डिफाइन किया. पर जो मैथमेटिशियन लोग थे वो समझते थे कि इन्हें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम अपने अंतर्ज्ञान इंट्यूशन से समझ सकते हैं आसानी से. ऐसे अगर मैं आपको बोलता हूँ पॉइंट, तो सीधा आपके दिमाग में पॉइंट बन गया, नहीं बन गया? हाँ भाई, बस इसलिए. लेकिन यूक्लिड ने डिफाइन किया था. अब यूक्लिड ने किया, वो उसकी बात है. ठीक है, यूक्लिड वैसे भी महान व्यक्ति था. अब हम कौन होते हैं यूक्लिड को कहने वाले. ठीक है, अब ये कह रहा है कि अनडिफाइंड टर्म बताओ, तो पॉइंट्स हो गया पहले वाले में, और देखो यहाँ लाइन हो गया आपका दूसरे वाले में. ठीक है, दो अनडिफाइंड टर्म बता दिए. अब ये कह रहा है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट. हाँ देखो, मैंने बोला था ना आपको, जब मैं आपको बता रहा था कि कंसिस्टेंट क्या होता है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. नहीं भाई, यूक्लिड के पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं करते बिल्कुल. ठीक है, एक्सप्लेन. तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस पूरे को पढ़ लेना एक बार. ठीक है, ये आप इस पूरे को एक बार पढ़ लेना, आपको सब समझ आ जाएगा. ठीक है, बात करते हैं कंसिस्टेंट की. तो ये कंसिस्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट पोस्टुलेट से एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं. ठीक है, अगर ऐसा कोई पोस्टुलेट होता कि जो पिछले पोस्टुलेट को गलत साबित कर देता, तो हम बोल सकते थे कि कॉन्ट्राडिक्शन है. पर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग है. एक कह रहा है कि दो पॉइंट ए और बी, इनके बीच कोई तीसरा पॉइंट एग्जिस्ट है. बिल्कुल है भाई, एग्जिस्ट है सकता है. ठीक है, लाइन नहीं बनाई इन्होंने, लाइन नहीं बोली हुई, तो मैं लाइन हटा देता हूँ. ठीक है, तो इसने इतना पूछा हुआ, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा. ठीक है, कह रहा है देयर एग्जिस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन. बिल्कुल सही कहा इसने कि देखो, क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है एक लाइन पर केवल 2 पॉइंट से कनेक्ट होता है. मतलब एक जो लाइन होती है आपकी 2 पॉइंट से कनेक्ट होता है, तो कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होंगे, जो कि आपके यहाँ लिखा हुआ है. देयरफॉर देयर हैव टू बी एटलीस्ट 3.4, वन ऑफ देम नॉट फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू अदर. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. अब ये लाइन से डील कर रहा है, वो पॉइंट से डील कर रहा है. ठीक है, दोनों डिफरेंट है और कंसिस्टेंट है. ठीक है, आप इसे एक बार पढ़ लेना. अगर आपको कोई समस्या तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा टेलीग्राम पर. ठीक है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई समस्या होगी, एक बार पढ़ लोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा. अब हम फोर्थ देखते हैं. ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है. फोर्थ कह रहा है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूफ ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. देखो एक लाइन खींची मैंने. ठीक है, ये आपकी ए बी, सी आपका बीच में है, ऐसा है बिल्कुल बीचों बीच कि ये और ये आपस में इक्वल है. मतलब ये ए सी और बी सी, सी बी या बी सी एक आपस में इक्वल है, ये देखा हुआ है. ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी.
अगर आपको एक्सियम याद हो जो मैंने आपको बताई थी, अगर दो लाइन आपस में कोइंसाइड करती है तो इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ए सी प्लस बी सी आपका ए बी से कोइंसाइड कर रही है तो आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हो बी सी आपका किसके इक्वल था, ए सी के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस ए सी, टू ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब टू उधर चला जाएगा तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। आप देख सकते हो, आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई समस्या थी, काफ़ी सरल था ये भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, देखो इसने कहा कि ए बी है ना, लाइन सेगमेंट है आपका, उसके बीच में मिड पॉइंट आपका क्या है, सी, बीच में है उसके ना कोई पॉइंट सी। अब ये कह रहा है कि इसके पास केवल एक ही और एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखो अभी आपने प्रूफ किया ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये प्रूफ किया था ना अभी हमने ऊपर, तो उतना तो आपको ऊपर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, मान लेते हैं कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक और मिड पॉइंट है, ठीक है। मान लो मिड का मतलब बीचों बीच, एक और मिड पॉइंट है बीचों बीच, ठीक है। मान लो हमने उसे नाम दे दिया सी डैश, ठीक है। अब सी डैश लिया तो हमें मिलना तो यही है ना, ए सी डैश इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये मिलेगा ही, क्योंकि हम वहाँ भी कह सकते हैं कि कोइंसाइड हो रही है लाइन, ठीक है। सेम बात यहाँ पे इन्होंने डी लिया हुआ है, ठीक है, दो मिड पॉइंट लिए डी, ए सी और डी। हम प्रूफ करेंगे कि ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश, हो गया नहीं, ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश, हो गया अपना काम। देख रहे हो, ये हाफ ए बी, ये हाफ ए बी इक्वल। अब ये मत पूछना हाफ ए बी कैसे आया, ऊपर देख लो हाफ ए बी कैसे आया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस फिगर को देखो, इसमें अगर ये देखो, इसे देखो, मैं आपको केवल समझा देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, इसने कहा कि ए सी, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ए सी इज इक्वल टू, इसने कहा बी डी, मतलब ये वाला, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। अब आपको कह रहा है, ये दे रखा है आपको ना, ग्रीन और रेड आपस में इक्वल है, तो आपको कह रखा है कि इसको प्रूफ करो ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, इसमें से क्या करो, बी सी माइनस कर दो दोनों में से, ठीक है। आपके पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों में से बी सी माइनस कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो फिगर में देखो गौर से, अगर मैं दोनों में से बी सी को माइनस कर दूँ, ये देखो बी सी हटा रहा हूँ दोनों में से, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो गौर से ए बी और सी डी, ठीक है। तो बी सी माइनस कर दोगे दोनों में से, आपका काम हो जाएगा। ए सी माइनस क्या लिखोगे यहाँ पर, बी सी, और यहाँ लिखोगे बी डी माइनस बी सी, तो आपको मिलेगा यहाँ पे, अरे स्केल कहाँ जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि आपको अगर एक एक्सियम याद हो, जो कि एक्सियम आपको दिखाता हूँ, चलो क्या थी वो एक्सियम, ठीक है। वापस आना पड़ेगा बुक पर, फिर आप समझ जाओगे क्या कहना चाहूँ। देखो हाँ भाई, हाँ देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखो कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ठीक है। तो यही यूज़ किया हमने वहाँ पर। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको ऐसे कोरिलेट करना पड़ेगा, मैं आपका सारा बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश कर चुका हूँ अपनी ओर से, मैंने काफ़ी अच्छे तरह समझाने की कोशिश की आपको। तब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, दोबारा समझाने की आपको। आई होप आप समझ गए होंगे क्या हुआ है यहाँ पर, ये हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब लास्ट क्वेश्चन है, वाई एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फिफ्थ पोस्टुलेट। ये फिफ्थ एक्सियम की बात कर रहा है, तो फिफ्थ एक्सियम लिखा है, होल इज अ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, क्योंकि आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में अप्लाई करोगे, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाके अप्लाई करोगे तो आपको ट्रुथ ही मिलेगा, इसलिए इसे यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, लैंग्वेज लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसे पढ़ लेना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, आई होप आपको एक्सरसाइज 5.1 अच्छी तरह समझ आएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। और अब हम देखेंगे अगली वीडियो में इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स
5th पॉस्टुलेट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। उन गलतियों को बताइएगा भाई, क्योंकि उससे मैं आने वाली वीडियो को अच्छी तरह बना सकूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।